एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पिछली क्लास तक हमने ब्रीफ में देख लिया था कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले एक बार हम लोग प्लांट सेल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट सेल है। एनिमल सेल हमने देखा था। प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा फिक्स्ड सा होता है। वो एक रेक्टेंगुलर शेप या थोड़ा ऐसे शेप का होता है। रेक्टेंगुलर शेप का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेल वाल है वो उसको एक फिक्स्ड शेप देता है, मजबूती देता है, रिजिडिटी देता है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये लाइजोसोम्स हो गए। उसके बाद ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे थे जैसे एनसीईआरटी में वैसे मैंने बनाया। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया जिसके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं। ये राइबोसोम्स हो गए। ये साइटोप्लाज्म, ये सेल वाल हो गया और अंदर का ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन मतलब सिंगुलर। अब ये हो गया गोल्गी एपैरेटस, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके ऊपर ये राइबोसोम्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया प्लांट सेल का। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी से ही हैं। कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव डिस्कस्ड या स्टडीड डी हो जाएगा। वी हैव डिस्कस्ड और स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। डीएनए के सेगमेंट्स को जीन कहते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये जो डीएनए होता है जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। द 2 ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अगला है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो जहाँ जहाँ हैं ऐसे करके अगर ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर क्या होगा। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस देन द सेल विल not be able to perform the basic functions like respiration, nutrition, excretion, etc. It will lead to the death of the cell. तो सेल के डेथ हो जाएगी, वो डेड हो जाएगा। फिर जो बेसिक फंक्शंस है जैसे एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और फिर न्यूट्रिशन हो गया, ये सब वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। उसके बाद वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। एनसीईआरटी इंटेक्स लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है। लाइजोसोम्स कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइजोसोम्स में burst and the enzymes present in it digest their own cell। ये हमने देखा था कि अगर कुछ सेल में गड़बड़ी होती है तो लाइजोसोम्स होते हैं, उनके अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। पर अगर सेल में कुछ दिक्कत हुई तो वो क्या करेंगे, बर्स्ट हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। अंदर के सारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो सेल में बिखर जाता है और सेल को ही वो डाइजेस्ट कर जाता है, सेल डेड हो जाता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द सेल। हैंस लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स। Where are proteins synthesized inside the cell? NCERT in text unsolved। प्रोटीन्स सेल में कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो प्रोटीन्स राइबोसोम्स में सिंथेसाइज होती है। अलग अलग भी होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक पार्ट था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके सरफेस को रफ भी ये बनाते हैं। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द राइबोसोम्स। अगला है, हाउ इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। तो ये हमने कर लिया है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं। ऐसे करके कुछ डिफरेंसेस हमने देखा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया या फिर टूट गया तो फिर क्या होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का ये क्वेश्चन है। इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक्स डाउन देन द सेल वुड नॉट बी एबल टू एक्सचेंज मटेरियल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव
परमेबल मेम्ब्रेन होता था, कुछ चीज़ों को अंदर आने देता था, कुछ चीज़ को नहीं आने देता था, ठीक है। तो अगर वो रप्चर हो गया या ब्रेक हो गया तो फिर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल या और भी चीज़ें बाहर मतलब अंदर आ जाएंगी, और अंदर की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फ्लूइड्स हैं, ऑर्गेनल्स हैं, वो सब बाहर चले जाएंगे। मतलब एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाएगा, जिसके कारण सेल का डेथ हो जाएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को सेपरेट करता था सराउंडिंग से, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंदर के कंटेंट्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट्स को अंदर रखना, और बाहर के जो टॉक्सिक चीज़ें हैं या फिर जो नहीं चाहिए सेल को, उनको आने नहीं देना। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से जो ये एक्सचेंज होता था वो फिर नहीं होगा। इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डेथ। धीरे धीरे अंत में ये सेल की डेथ हो जाएगी सेल की। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? NCERT exercises। तो अगर Golgi apparatus नहीं होगा, जैसे अभी हमने देखा कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए या रप्चर हो जाए तो क्या होगा, उसी तरह अगर यहाँ पर Golgi apparatus नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ Golgi apparatus इज स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करना, एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को पैक करना। इफ़ देयर वॉज नो गोल्गी अपैरेटस, तो अगर गोल्गी अपैरेटस नहीं होता तो स्टोरेज, पैकेज और ट्रांसपोर्ट, इन सब में दिक्कत आती, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी सेल में अलग अलग जगह ज़रूरत होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स। तो अगर ये पैक होके वहाँ नहीं पहुँच पाए तो फंक्शंस में दिक्कत आ जाएगी, फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाएगा, और मैनेजमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं बिगड़ जाएगा। फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, सेल अपने बेसिक फंक्शंस नहीं कैरी आउट कर पाएगा, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, सेल धीरे धीरे डाई हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी। If there was no Golgi apparatus, then storage, modification and packaging of products will not happen. It will disturb the cell growth, division and survival. तो सेल के ग्रोथ के लिए, सेल के डिवीजन के लिए अलग अलग सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, तो उसके पैकेजिंग Golgi apparatus करके ट्रांसपोर्ट करता है उस जगह। It will disturb the cell growth, division and survival, leading to the death of the cell. The absence of the Golgi apparatus would prevent the formation of lysosomes, which would affect the waste disposal system of the cell. एक और दिक्कत आएगी कि जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, उसमें मदद करता है, और लाइसोसोम्स क्या करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं, वो वेस्ट को डिस्पोज करते हैं। तो अगर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेल्स में ही जो वेस्ट है वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण फिर से ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग में दिक्कत आएगी। अगला हमारे पास है विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई। किस ऑर्गेनल को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों? एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जनरेटेड, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया जनरेटेड की जगह आप जनरेट लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है तो जनरेट एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो एटीपी जनरेट करता है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है एटीपी, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्टिविटीज़। आप इन सबको चेंज करके अपने लैंग्वेज में भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ऑस्मोसिस इज द, आप दा लगा सकते हैं, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस मूवमेंट है, किसका? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, और जहाँ पर वाटर का ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है वहाँ से जहाँ पर लो कंसंट्रेशन होता है वाटर का मूवमेंट, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water molecules through a semi-permeable membrane from a region of higher concentration of water molecules to a region of lower concentration of water molecules. अगला हमारे पास है make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells. NCERT exercises का क्वेश्चन है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस, प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंस, ये दोनों बेसिक क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और आपको इसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
यहाँ हमारे पास है प्लांट सेल और एनिमल सेल। लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल, तो जो प्लांट सेल होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, और एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहाँ सेल वॉल इज एब्सेंट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, हमने देखा था सेंटर लार्जर इन साइज, तो सेंट्रल वैक्यूल तो बहुत ही बड़ा होता है, एंड वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, तो इसमें सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ये हमें 11th में पढ़ना है सेंट्रियोल्स का यूज सेल डिवीजन में, और भी इसके अगर कुछ फंक्शंस होंगे तो ठीक है। तो ये हो गया। आप एक और लिख सकते थे कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज सेल वॉल, है ना, जबकि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कुछ नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जबकि इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल भी होता है। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ बनते हैं? तो लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो एसईआर में बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन्स आरईआर में बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का एक क्वेश्चन है। अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस, मतलब वो अंदर अपने फूड लेता है अपने फॉल्स फीड से। इट यूजेस फ्लेक्सिबल एक्सटेंशंस ऑफ इट्स सेल मेम्ब्रेन विच इनेबल्स इट टू इनगल्फ, मतलब अंदर लेना, इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अपने जो फॉल्स फीट होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, उसके द्वारा वो बाहर से फूड अंदर ले लेता है। फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फिर वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड में उसको तोड़ा जाता है, डाइजेशन होता है। तो ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, पर हमें अभी इसको बहुत ही बेसिक में पढ़ना है। 10th में हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना है, और फिर आगे तो इसको और अच्छे से पढ़ना है, पर 9th में 10th में ज़्यादा नहीं, बहुत बेसिक्स में पढ़ना है। तो 9th में जितना अभी हम लोग इतना ही ध्यान रख सकते हैं, और इतना काफ़ी है ना, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, तो हमें एक लिमिट रखना होगा कि हमें कितना पढ़ना है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, और भी समय देना है, और इस सब्जेक्ट साइंस में, बायो में भी डेप्थ है, तो हमें देखना है कहाँ तक पढ़ना है। तो एनसीईआरटी को बेस मान के हम लोग चल रहे हैं। Which type of cell division is required for growth and repair of body, and which type is इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो सेल जो डिवाइड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह से डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। माइटोसिस सब सेल में होता है, ठीक है, मियोसिस सिर्फ गैमेट सेल में होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। तो रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए आपका माइटोसिस सेल डिवीजन यूज़ होता है, और जो रिप्रोडक्शन के लिए होता है उसमें जो गैमेट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर आपका मियोसिस का यूज़ होता है, जो रिप्रोडक्शन के समय सेल डिवीजन होता है। तो हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, वेयर एज मियोसिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसी के साथ क्लास नंबर 5 पूरा हुआ। क्लास नंबर 6 में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। वैसे ही चैप्टर अब हम लोग क्लोज करते हैं। हमने ब्रीफ में देखा हमें क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हमने, और अगली वीडियो से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 9 साइंस का, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।